तो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दो चरों के रैखिक समीकरण का अगला वीडियो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे होंगे मेरे राइट हैंड साइड में, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा? इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा समीकरण को कैसे बनाया जाता है। अगर कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है उससे हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण को कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई रैखिक समीकरण दिया हुआ है, अगर कोई रैखिक समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे x और y के वैल्यू को कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद उसकी एक और विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जिसे हम लोगों ने कहा विलोपन विधि। विलोपन विधि में भी हम लोगों ने सीखा अगर कोई रैखिक समीकरण दिया हुआ है उससे हम लोग x और y के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैसा ही आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कि अगर मेरी आयु इतनी है, मेरे पुत्र की आयु इतनी होगी तो मेरी वर्तमान आयु और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं किसको x मानना है और किसको y मानना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा ना। तो रैखिक समीकरण अगर हम लोग बनाएंगे फिर उसके बाद उसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष पूर्व मतलब कोई भी आदमी जो है वह अपनी वर्तमान स्थिति में है और बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। तो उसके वर्तमान आयु को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान आयु को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो हम लोग 5 साल पहले के बारे में बात कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में वर्तमान आयु को x और y मान लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। माना कि यहां पर मेरी आयु लिख लेते हैं, मेरी आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, पुत्र की आयु तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, माना कि मेरी आयु जो है x वर्ष है और पुत्र की आयु जो है y वर्ष है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लिए, मेरी आयु कितनी माने, x वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी माने, पुत्र की आयु मान लिए y वर्ष, ठीक है। तो हम लोग यहां पर मेरी आयु क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए, और पुत्र की आयु क्या मान लिए, y वर्ष मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा मेरी आयु क्या माना मैंने, x वर्ष माना, और पुत्र की आयु को क्या मान लिया, यहां पर y वर्ष मान लिया, ठीक है। x वर्ष मान लिया और y वर्ष मान लिया। अब हम लोग बात करते हैं पहले लाइन की। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो जैसे अगर मेरी अभी उम्र जो है वो 20 साल है, 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 15 साल होगी ना। मतलब 20 में से कितना माइनस करना पड़ेगा,
5 माइनस करना पड़ेगा, मतलब मेरी वर्तमान आयु जो भी है उससे 5 माइनस करेंगे तब मेरी 5 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी। 5 साल पहले मैं कितने साल का रहा होऊंगा? 15 साल का रहा होऊंगा ना। 5 साल पहले मैं 15 साल का रहा होऊंगा और अभी मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 20 है। तो 20 से 15 क्या करने से आएगा? 20 में अगर 5 को माइनस करेंगे, 20 में अगर 5 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा ना। तो मुझे वर्तमान आयु में से अगर मैं कुछ चीज माइनस करूंगा, जैसे 5 माइनस किया तो मैं 5 वर्ष पहले चले जाऊंगा, मतलब 5 वर्ष पहले के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर वर्तमान आयु कितनी है? मेरी वर्तमान आयु कितनी है? माना कि मेरी वर्तमान आयु, यहां पर लिखना पड़ेगा वर्तमान, मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान वर्ड यहां पर आप लोग यूज कर लेंगे, वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है। ठीक है, तो यहां पर वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। 5 साल पहले की अगर बात करूंगा तो क्या होगा? 5 माइनस कर देंगे ना, तो x माइनस 5 कर देंगे। तो 5 साल पहले यहां पर लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पहले या साल पहले, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे इसमें वर्ष में दिया हुआ है तो वर्ष लिख लेते हैं। 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी होगी? x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष पहले ही, 5 वर्ष पहले मेरे पुत्र की आयु कितनी होगी? पांच वर्ष पहले मेरे पुत्र की आयु अभी वर्तमान में कितनी है? y है। तो 5 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 5 होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, ये दो लाइन आए समझ में। 5 वर्ष पहले के बारे में अगर बात करेंगे तो जो भी वर्तमान आयु है उसमें क्या कर देंगे हम लोग? 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, मतलब प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार मेरी आयु कितनी थी? x माइनस 5। किसके तिगुनी थी? अपने पुत्र के आयु की तिगुनी थी। तो उनके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी? y माइनस 5 ना, उसकी तिगुनी थी, तो 3 से गुना कर देते हैं, y माइनस 5। क्लियर? यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दें। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ठीक है, सबको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे प्लस 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 15 प्लस 5। ठीक है, क्लियर आया समझ में? 3y को इस तरफ ले आए, माइनस 5 को इधर लेके आए, 3y इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस 5 इधर गया प्लस 5 में हो गया। तो यहाँ पर कितना है? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये आ गया। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? समीकरण 1 दे देते हैं। जो भी इक्वेशन आएगा उसको क्या दे देना है? समीकरण 1। हमको क्या बनाना है? पहले हमको रैखिक समीकरण बनाना है ना। तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर रैखिक समीकरण बनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। ठीक है, ये तो आ गया पहले लाइन का। 10 वर्ष पश्चात, जैसे आज मेरी उम्र जो है वो 20 साल है। ठीक है, 20 वर्ष का हूं मैं, तो 10 साल पश्चात मेरी कितनी उम्र होगी? 30 साल होगी ना। 20 साल तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो अभी जैसे 20 साल है तो आज से 10 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी? 30 साल होगी ना। मतलब 20 में मैंने क्या किया? 10 ऐड किया ना। कितना ऐड किया? 10 ऐड किया। तो वर्तमान आयु में अगर मैं 10 ऐड कर देता हूं तो 10 साल बाद की कहानी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात पहले लिख लेते हैं यहां पर, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? तो कितना हो जाएगा? x था, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 10। क्लियर है? x में 10 ऐड कर देंगे और आगे लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात। अब पुत्र की आयु निकाल लेते हैं। मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 10, y प्लस 10, y प्लस 10 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार हमको गिवन है कि मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु
मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मेरी आयु पहले लिख लेते हैं, मेरी आयु कितनी हो जाएगी x + 10। पुत्र की आयु की दुगनी है तो 2 गुना कर देते हैं किसके, पुत्र की आयु के। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x + 10 = 2y + 2 × y, 2y हो जाएगा, 2 × 10 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा x - 2y = 20 - 10। ठीक है, 10 को इस तरफ ट्रांसफर किया, 2y को इस तरफ, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा x - 2y = 10। ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन और ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? मेरे ख्याल से अच्छा आप लोगों को इक्वेशन नहीं दिख रहा होगा सेकेंड इक्वेशन। मैं यहाँ आप लोगों को सेकेंड इक्वेशन फिर से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, x - 2y को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x - 2y = 10 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रहेगा। हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब आप लोगों को मेरे ख्याल से सेकेंड इक्वेशन दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा x - 2y = 10। ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। अब जैसे ही आप लोगों को 2 रैखिक समीकरण मिलता है, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से या फिर आप लोग विलोपन विधि से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन हम लोगों को क्या निकालना है, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। और वर्तमान आयु क्या एज्यूम किया है, x और y, तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहां पर है जगह, चलो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, हमको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। मेरे ख्याल से आप लोग ने देख लिया होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा तो शायद मैं ना दिखूं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो x - 3y = -10। ठीक है, और यहां पर क्या दिख रहा है, दूसरा इक्वेशन x - 2y = कितना गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, बताइए। दोनों इक्वेशन में देखो x और x है, मतलब अगर x और x है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। मतलब हम लोग विलोपन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि का यूज करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये x - 3y है = -10 है, x - 2y = कितना गिवन है, 10 गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे x और -x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, विलोपित कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं -3y और ये कितना हो जाएगा, +2y, एक दूसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ पर -y आ जाएगा और यहाँ -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, y कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 20। जैसे ही y का वैल्यू मिला, आप लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू मिलेगा तो y के वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करेंगे, y के मान को समीकरण किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले विलोपन विधि को यूज किया, फिर उसके बाद हम लोग y के मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं दूसरे फर्स्ट इक्वेशन में, इसीलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा y के मान को समीकरण 1 में रखने, ये क्या हो जाएगा, रखने पर। ठीक है, तो ये यहाँ से ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस कितना है 3 इंटू वाई के जगह पे क्या रखना है, 20 रखना है, 20 रख देंगे = कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x - 60 = -10 हो जाएगा। जब 60 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x -10 प्लस 60, 10 में 60 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, x = 50। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं
x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 50 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे x क्या माने थे हम लोग, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, x है, मतलब मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सर अभी तो आपने 20 कहा था, ठीक है 20 कहा था, मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी उम्र कितनी आ गई, x मानना, तो x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, मेरी उम्र कितनी आ गई, 50 आ गई। और y क्या माने थे हम लोग, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 20 आ गई। इस तरीके से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष होगी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु जो है, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो हो जाएगी 20, मतलब 20 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उस रैखिक समीकरण को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x और y का वैल्यू जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, अगर इस तरीके के वर्ष वाले आयु वाला क्वेश्चन आता है कि मेरी वर्तमान आयु इतनी है 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आता है तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप लोग मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो वर्ष वाला आयु वाला क्वेश्चन नहीं है, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 30 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान के चलते हैं 2 अंकों की संख्या बोला है, 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 55 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 88 हो सकती है, ठीक है। तो 2 अंकों की कोई सी भी एक संख्या हो सकती है। तो हमेशा याद रखना, 2 अंकों की संख्या का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूं कोई 2 अंकों की संख्या 50 ले लेता हूं, ठीक है। 50 ना लेके मैं क्या ले लेता हूं, 51 ले लेता हूं, ठीक है। चलिए 51 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 अंकों को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 2 अंकों को प्रदर्शित करने का क्या तरीका है। 2 अंकों को प्रदर्शित करने का ये तरीका है कि जो इकाई में अंक है, ठीक है, इकाई में अंक है उसमें 1 का गुणा कर दो, प्लस जो दहाई में अंक है उसमें 10 का गुणा कर दो। मतलब दहाई में कितना है, 5 है, तो अगर उसमें हम लोग 10 का गुणा कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 1 बराबर 51, 51 आ गया। क्लियर, मतलब 2 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करने का ये तरीका है, आप लोगों ने ये चीज किया होगा, ठीक है। चलिए आइए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर ले लेता हूं मैं 531, ठीक है, 531 ले लिया। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो इकाई में है उसको 1 × 1 प्लस जो दहाई में है 3 × 10 और जो 100 पोजीशन पे है उसमें 5 × 100, मतलब जो जिसका पोजीशन है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सबको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 500 प्लस 30 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 531। तो इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक्सपांड कर दिए, ठीक है। तो वैसे ही हमको यहाँ पर लेना है, तो हम लोग सबसे पहले तो मानना पड़ेगा हमको 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या माना कि लिखेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या क्या है, XY है। 2 अंकों की संख्या मान लिए, एक अंक उसका x है और एक अंक उसका y है। y कौन सा है, जो इकाई में है वो y है, और जो दहाई में है उसको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास क्या है, XY है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे x, तो वह संख्या अंकों की संख्या x, इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं हम लोग, इसको XY है, यह संख्या जो होगी उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, दहाई के साथ किसका गुणा करना है,
10 का गुणा करना है इकाई के साथ, 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करो या ना करो एक ही मतलब है। तो x इंटू 10 लिख सकते हैं, या इसी को मैं 10x लिख लूं, x इंटू 10 10x ही होगा ना, तो 10x प्लस वाई, तो वह संख्या क्या हो गई 10x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, उस संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या, अंकों को पलट देंगे मतलब x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा। ठीक है, तो y की जगह x, x की जगह y, मतलब यहां पर भी चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x, अंकों को पलट दिए ना, अंकों को पलटेंगे, जैसे 41 है तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, अंकों को पलट दिए। तो यहाँ x y है तो क्या हो जाएगा y x हो जाएगा, यहां पर भी 10x प्लस y है तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब अंकों को पलटने के बाद क्या कंडीशन दिया हुआ है देखते हैं, दो अंकों की संख्या में 7 का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर है, अंकों को पलटने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो ये जो संख्या है 10x प्लस y ये किसके इक्वल है, इसका 7 गुना, इसका 7 गुना मतलब 7 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 7 गुना इसके 4 गुना के बराबर है, मतलब 10y प्लस x के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 70x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 40y प्लस 4x। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आते हैं, 70 माइनस 4x कितना हो जाएगा 66x, और 40 और ये 33y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 33 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, प्लस यहाँ पर पूरा 33 कॉमन आ गया तो सिर्फ y बचेगा, इज इक्वल्स टू 20। 33 को ट्रांसफर करोगे तो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, आपका पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 4 गुने के बराबर है, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, तथा संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंक कौन कौन से हैं x और y, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, x और y का योग दिया हुआ है यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख लूं प्रश्नानुसार, क्या लिखूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ये आपका है इक्वेशन 2, कितना है इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। अब हमारे पास दो रैखिक समीकरण हो गए। दो रैखिक समीकरण जैसे आपके पास आते हैं आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो तो y दोनों का गुणांक जो है वो क्या दिखा रहा है, समान दिखा रहा है, दोनों का चिन्ह भी समान है, तो दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस वाई माइनस वाई एक दूसरे को क्या कर देंगे विलोपित कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 3। ठीक है, तो 70x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 40y प्लस 4x आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x सबको एक साथ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 70x माइनस 4x हो जाएगा प्लस 7y और माइनस 40y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 70 में से 4 गया कितना हो जाएगा 66x हो जाएगा, और यहाँ 40 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो 40 अगर ग्रेटर देन है तो माइनस 33y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों में से कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से 33 कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 33 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 33 कॉमन आ गया पूरा तो y बचा, यहाँ से 33 कॉमन आ गया तो 2 बचा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 33 को ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कितना आया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा। सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, एक इक्वेशन मिला जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है,
तथा संख्या के अंकों का योग, मतलब जो संख्या हम लोग एज्यूम किए हैं उनके अंकों का योग कितना है, 3 है। उनके अंकों का योग कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। मतलब x और y अगर एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या है, दोनों अंकों का योग, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करो, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं एक साथ। दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है। वहां पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर y दोनों में कॉमन है, यानी कि y बस है, इनका गुणांक दोनों में क्या है, समान है। दोनों में अगर गुणांक समान है और दोनों में चिन्ह विपरीत है, तो अगर समीकरण को ऐड कर देंगे तो दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे ना। तो दोनों को एक दूसरे से ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा और यहाँ 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 2 है ना, हाँ ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो x का मान कितना रखेंगे, 1 प्लस y की जगह y, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि x और y का वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। x का वैल्यू हमारे पास आया है 1 और y का वैल्यू आया है हमारे पास 2। मतलब हमारे द्वारा जो नंबर है, जो हमारा 2 अंकों की संख्या है, वो क्या हो जाएगा, x और y की जगह, अगर x की जगह x रखेंगे मतलब 1 रखेंगे तो ये, और y की जगह पे y रखेंगे 2, तो वो संख्या क्या होगी, 12 होगी। आगे समझ में, 2 अंकों की संख्या वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 10x प्लस वाई 10y प्लस x वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि अगर अंकों वाला क्वेश्चन आता है तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कितने इजी तरीके से सॉल्व हुआ है और x और y का वैल्यू हमको मिल गया 1 और 2, और जब दोनों को मिला के लिखते हैं तो हमारी 2 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 12 होगी, 12 होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं जल्दी से सॉल्व करके। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे राइट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखा होगा। सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सिर्फ थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस चीज को पहले पढ़ते हैं, फिर लाइन बाय लाइन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 70 किलोमीटर दिया हुआ है। 2 कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, यदि वे एक ही दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में चलती है, मतलब अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, एक ही दिशा में चलती है मतलब सेम डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। कितने घंटे बाद मिलती है, 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। आगे क्या लिखा हुआ है, और यदि वे एक दूसरे की तरफ चलती है, एक दूसरे की तरफ मतलब बी वाला कार और ए वाला कार एक दूसरे की तरफ चलेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कितने घंटे बाद मिलती है, 1 घंटे बाद मिलती है। तो क्या निकालना है हमको, कारों की चाल ज्ञात कीजिए, चाल निकालना है हमको। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा कि कार एक्स, एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं। ए और बी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इन दोनों को कुछ इस तरीके से यहाँ ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ए और बी पॉइंट क्या ले लिया मैंने, ए और बी पॉइंट मान लिया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 70 किलोमीटर गिवन है, 70 किलोमीटर आपका गिवन है, ठीक है। ए और बी बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 70 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई कार है, मान के चलते हैं यहाँ पर कोई एक कार है और यहाँ पर भी एक कोई कार है, ठीक है, यहाँ पर भी एक कोई कार है। अब ये ए बिंदु से चलना स्टार्ट करती है। पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है देखते हैं,
दो कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, किस तरफ चल रही है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है मतलब कार ए भी इस तरफ चलती है और कार बी भी इस तरफ चलती है, तो मान के चलते हैं ये कहीं पर x दूरी पर मिलते हैं, मतलब बिंदु B से बिंदु C। ठीक है, ये बिंदु C ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो बिंदु है उसको C ले लेते हैं। मान के चलते हैं ये कार यहां से चलना स्टार्ट की, ये कार यहां से चलना स्टार्ट की, ये कार धीरे 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 आगे बढ़ रही है और ये कार स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, किसके साथ बढ़ रही है? स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये पहुंचती है बिंदु C पे, जो कि x डिस्टेंस है। कहां से? B बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है? x दूरी है। ठीक है, तो ये यहां से, क्योंकि ये दूरी तो दिया नहीं हुआ है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो हम लोगों ने क्या मान लिया? x दूरी मान लिया। ठीक है, यहां से यहां तक कहां तक चलेगा? ये कार यहां से यहां तक चलेगा C बिंदु तक, और ये कार यहां से यहां तक चलेगा C बिंदु तक। ठीक है, और ये दोनों बिंदु C पर मिलते हैं। कहां पर मिलेंगे? बिंदु C पर मिलेंगे। कार A और कार B कहां पर मिलेंगे? बिंदु C पर मिलेंगे। कितने देर बाद मिलेंगे? तो यहां लिखा हुआ है वे एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे के बाद मिलेगी? 7 घंटे के बाद मिलती है। मतलब एक ही समय में दोनों चलना प्रारंभ करती है। ये बिंदु C तक पहुंचता है धीरे धीरे, ये स्पीड के साथ बिंदु C पर पहुंचेगा। दोनों को कितना टाइम लग रहा है? 7 घंटे लग रहा है, क्योंकि ये पीछे है ये आगे है। दोनों को C बिंदु तक पहुंचने में कितना घंटा लग रहा है? 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। यहां पर हमको चाल मानना पड़ेगा। मान के चलते हैं इस A कार की चाल जो है वो U है, इस B कार की चाल जो है V है। चाल हम लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मानना है इस चीज को लिख लेते हैं। सबसे पहले माना कि कार A की चाल कितना है? U किलोमीटर प्रति घंटा, और कार B की चाल मान लेते हैं। कार B की चाल जो है वो V किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार A की चाल को मान लिए U किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल को मान लिए यहां पर V किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दो चीज मान लिए। और क्या मान लिए? बिंदु B और C के बीच की दूरी x है। बिंदु B से C की दूरी x है। ठीक है, x मान लिए। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये किस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रथम स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दो स्थितियां दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वे एक ही दिशा में चलती है, पहली स्थिति, और वे क्या होती है? एक दूसरे की ओर चलती है, दूसरी स्थिति है। तो प्रथम स्थिति के लिए सॉल्व करते हैं, पहली स्थिति के लिए ये सब चीज हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? चाल का फॉर्मूला लगाते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप लोगों को पता होगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी बटे समय के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो कार ए के लिए यहां लिखते हैं, कार ए के लिए। ठीक है, कार ए के लिए लिखेंगे तो चाल कितना है? कार ए का चाल कितना है? U। दूरी कितना कवर कर रहे हैं? देखो, कार ए पहले A से B गया, मतलब 70 किलोमीटर की दूरी तय किया, और फिर B से C गया, मतलब x किलोमीटर, और 70 प्लस x कितना हो जाएगा? दूरी 70 प्लस x। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है? टाइम ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना ले रहा है? 7 घंटे ले रहा है। ठीक है, यहां से U का वैल्यू मिल गया। U इज इक्वल टू कितना आ गया? 70 प्लस x डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ठीक है, कार B के लिए यहां से निकालो। कार B के लिए निकालेंगे तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कार B का चाल कितना है? कार B का चाल हम लोगों ने माना V किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार B के लिए कितना हो जाएगा? V बराबर दूरी कितना कवर कर रहे हैं? B। देखो, यहां से यहां तक बस जा रहा है, x दूरी कवर कर रहे हैं, x डिवाइडेड बाई कितना घंटा ले रहा है? यहां से यहां तक जाने के लिए 7 घंटा ना। क्यों? क्योंकि बहुत धीरे धीरे चला रहा है ना, तो ये 7 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ इसका ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। आपका क्या बनेगा? ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। ये दो समीकरण बन गए। अब हम लोग आते हैं स्थिति 2 में। ठीक है, दूसरी स्थिति में
दूसरी स्थिति में क्या बोलता है, दूसरी स्थिति के लिए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं बिंदु ए, यहां पर ले लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, यहां से एक सीधी लकीर खींचते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर सीधी नहीं भी होगी तो आप लोग उसको सीधी समझ लेना। ठीक है, ये बिंदु ए बना लेते हैं, ये बिंदु बी बना लेते हैं। यहां पर एक कार बनेगी, कार ए। ठीक है, एक कार बना लिए, यहां पर एक कार बनेगी, कार बना लिए। ठीक है, अब ये कहां चल रही है, दूसरी स्थिति देखते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है मतलब एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। अगर ये ए से बी की तरफ जाएगी तो ये बी से ए की तरफ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो कार है यहां पर ये इस तरफ जाएगी और ये भी इस तरफ जाएगी, एक दूसरे की तरफ। एक दूसरे की तरफ जाएगी तो कितने घंटे में मिलती है एक दूसरे से, 1 घंटे में मिलती है। तो यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं सी। ठीक है, एक पॉइंट क्या ले लिया, सी ले लिया दूसरी स्थिति के लिए। और इस बी से सी की दूरी जो है वो कितना मान लिया, y मान लिया। बी से सी की दूरी क्या मान लिया, मैं y मान लिया। पहले x माना था, अब मैं मान लिया y मान लिया कि इस बिंदु, ये बिंदु पर कार ए भी पहुंच रही है और इस बिंदु पर कार बी भी पहुंच रही है 1 घंटे के बाद, और दोनों कहां मिल रहे हैं, बिंदु सी पर मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस है, चेंज होगा क्या, नहीं होगा सॉरी, टोटल कितना है, 70 किलोमीटर है। टोटल कितना डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर नहीं बदलेगी। ठीक है, दोनों की दूरी वही रहेगी। तो ये 70 है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ये पूरा 70 है, यहां से यहां तक y है, तो इतना कितना होगा, 70 में से अगर y माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ आ जाएगा। ए से सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 70 माइनस y। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी आ जाएगी 70 माइनस y। क्लियर है यहां तक, ये y है, ये पूरा 70 है, तो बचा कितना, 70 माइनस y बचा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोनों स्थिति अब कार ए के लिए देखते हैं और कार बी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कार ए के लिए देखते हैं, कार ए के लिए। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। कार ए के लिए क्या लेते हैं, कार ए के लिए चाल बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना, कार ए का चाल उतना ही रहेगा। तो यू, कार ए कितना चल रहा है, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 70 माइनस वाई। तो यहां क्या लिख लेते हैं, 70 माइनस वाई डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, यहां पर 1 घंटा लिख लिया। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3 तक समझ आया। अब आगे देखते हैं कार बी के लिए, यही चीज हम लोग कार बी के लिए निकालेंगे। ठीक है, शायद मैं आप लोगों को नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी चीज आपके लिए नोट करूंगा वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कार बी के लिए। ठीक है, कार बी के लिए, कार बी के लिए क्या हो जाएगा, कार बी का अगर हम लोग चाल देखें, कार बी का अगर हम लोग क्या देखेंगे, चाल देखेंगे, तो कार बी का चाल क्या माने थे हम लोग, v किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब v माने थे। तो यहाँ चाल कितना हो जाएगा, ठीक है, चाल कितना हो जाएगा v। ठीक है, तो ये चाल v हो जाएगा। दूरी कितना कवर कर रहा है, y दूरी कवर कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 1। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से आप लोगों को समीकरण 4 मिल गया। अब देखो यहां पर भी u है, यहां पर भी u है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं इसको ब्लॉक में डाल देता हूं तो आप लोगों को शायद अलग से दिखे। u के वैल्यू को, v के वैल्यू को आप लोग ब्लॉक में नहीं डालना। ठीक है, मैं यहां ब्लॉक पे डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये आसानी से दिखे। ठीक है, अब देखो यहां पर u इज इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है और यहां पर u इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, मतलब ये दोनों u बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ठीक है, कहां से लिखेंगे, यहां पर समीकरण 1 व 3 से दोनों u बराबर होंगे, दोनों u बराबर होंगे, दोनों कार a के लिए है क्योंकि, तो दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 70 प्लस x डिवाइडेड बाई 7, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 70 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तिर्यक गुणा करो,
1 का गुणा इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 70 प्लस एक्स, और 7 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 490 माइनस 7y। ठीक है, जब इसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब सबको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 7y इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 420, ये आ जाएगा आपका 5th इक्वेशन। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, समीकरण 1 व समीकरण 3 से दोनों को इक्वल कर दिया। जब दोनों इक्वल हो गए तो यहां पर x प्लस 7y इज इक्वल टू 420 करके एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि हम लोग समीकरण छठवां कैसे मिलेगा। समीकरण छठवां कैसे मिलेगा, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। चाल ज्ञात करना है, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं यहां से थोड़ा। ठीक है, हमको क्वेश्चन से अब कोई मतलब नहीं है, हमको पता है कार की चाल निकालना है। ठीक है, अभी समीकरण 1 व 3 लिए थे, अब ले लेते हैं समीकरण 2 और समीकरण 4 को। ठीक है, समीकरण 2 व 4 से समीकरण 2 और 4 लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 लेंगे। तो देखो 2 में क्या है v, और समीकरण 4 में भी आप लोगों को दिख रहा होगा v। ठीक है, तो 2 और 4 दोनों बराबर होंगे, तो यहां से लिख लेते हैं x बाई 7 इज इक्वल्स टू y बाई 1। कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, x बाई 7 प्लस y बाई 1। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7y। क्या मिल जाएगा आप लोगों को, x इज इक्वल्स टू 7y मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 7y आ गया। x इक्वल्स टू 7y आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को पुट करेंगे कहां पर, समीकरण 5 में पुट करेंगे। x के वैल्यू को कहां पुट करेंगे, समीकरण 5 में। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग x के मान को समीकरण, x के मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो x के मान को अगर समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या होगा। देखो x के मान के जगह पे क्या रखना है, 7y रखना है। x के जगह पे यहाँ 7y रख देंगे तो कितना आएगा, x की जगह अगर हम लोग यहाँ पर 7y रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7y प्लस 7y इज इक्वल्स टू 420। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14y इज इक्वल्स टू 420। इसको कैंसिल आउट कर दो तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 14 1 जाओ 14 3 जा 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 30। y इज इक्वल्स टू हमको कितना मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, क्लियर है। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो y इक्वल्स टू 30 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास स्पेस होगा, यहाँ पर स्पेस है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहां पर से क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे y के मान को, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, y के मान को कहां पर रखते हैं, y के मान को हम लोग पुट कर देते हैं, x का मान भी क्योंकि निकालना है तो यहीं पर रख देते हैं। y के मान को यहां पर रखने पर क्या आएगा, देखो y के मान को समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 5 में रखने पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो y के मान को समीकरण 5 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 7 इंटू वाई का मान कितना है, 30 आया है, पुट कर दिए, ये कितना आ जाएगा 420। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 210। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 420 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। x के वैल्यू को अब x और y के वैल्यू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, u और v का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ u का वैल्यू कितना आएगा, u इज इक्वल्स टू कितना आएगा, u इज इक्वल्स टू 70 प्लस, ठीक है, u में x का वैल्यू रखेंगे तो 70 प्लस x का मान कितना है 210, तो यहाँ 210 पुट कर दिए, ये कितना आ जाएगा, नीचे में 7, तो u इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 287, 7 1 जा 7 4 जा 7 0 जा, u इज इक्वल टू कितना आ गया 40। और u क्या एज्यूम किए थे हम लोग, कार a की चाल को u एज्यूम किए थे, u कितना आ गया 40 किलोमीटर, चाल है इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ये आ गया मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ कि यहाँ पर हम लोग u का वैल्यू कैसे निकाले, वैसे ही v का वैल्यू निकालो, v इज इक्वल टू कितना आ गया
v इज इक्वल टू कितना आ गया है, x का मान कितना है 210, ठीक है 210 डिवाइडेड बाई 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम्स जाएगा 30 टाइम्स जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका v के कैलकुलेशन के लिए है, ये आपका u के कैलकुलेशन के लिए। जगह नहीं होने के कारण मैंने ऐसे ब्लॉक में बता दिया है ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब हम लोग y के वैल्यू से भी यहाँ निकाल सकते थे, हम लोग यहाँ x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, अगर चाहे तो x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तो भी u और v का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब कार a की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार B की जो गति है वो कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि अगर दूरी वाला क्वेश्चन आता है, जैसे अगर ऐसा कोई बिंदु दे देता है A और B, कार की गति निकालिए, तो थोड़ा लेंथी होगा। क्यों लेंथी होगा? क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऐड हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाता है, किसी भी कार की चाल को इसमें जोड़ दिया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चरों के रैखिक समीकरण का। फिर उसके बाद उस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम में रैखिक समीकरण से कितने क्वेश्चन आते हैं उन सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।